तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं मैं अपने गुड्डू शर्मा सौड़ी चैनल में। और मैं गुड्डू कुमार आपका एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग सभी का। और आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र का पार्ट 3 देखने वाले हैं। हम उन लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 3 है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखते हैं हमारा क्या जो है ना पढ़ना है आगे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने दृष्टि दोष के बारे में चर्चा किया था। और पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने जो है मानव नेत्र का संपूर्ण वर्णन किया था। और इस चैप्टर में हम लोग जो है देखने वाले हैं। देखिए, तो इस चैप्टर में है अगला टॉपिक जो है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश जो है हमारी वायुमंडल से होकर गुजरती है ना, इस तरह से हमारी जो है पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर कई सारे जो है ना, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है जो कई परतों में बटा हुआ है। और ये जो प्रकाश जो होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश जो होता है हमारी पृथ्वी पर जब आती है तो इस वायुमंडल में क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जब यानी ये हमारी पृथ्वी की परत है, और इस पृथ्वी के ऊपर में जो है ना, पृथ्वी के ऊपर जो है जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो घनत्व जो होता है ना, लेयर का जो है वायुमंडल का घनत्व घटने लगता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो घनत्व बढ़ने लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि घनत्व कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा होगा वायुमंडल में। जहाँ पर जो है ना घनत्व जो है ज़्यादा होता है उसको सघन माध्यम कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऊपर जाएंगे तो घनत्व जो है बढ़ेगा और नीचे जाएंगे तो घनत्व घटेगा। तो जहाँ पर जो है ना घनत्व ज़्यादा होगा, इन ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर में घनत्व क्या है, कम है, नीचे ज़्यादा है, तो ऊपर की अपेक्षा नीचे वाला लेयर क्या होगा, सघन होगा। फिर उसी तरह जो है ना अगर देखें तो फिर विरल से सघन होगा। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा प्रकाश की किरण अपना पथ से जो है ना मुड़ जाता है। देखिए, हम लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये देखिए, इस तरह से प्रकाश की किरण जो है हमारी आ रही थी वायुमंडल से, और जब विरल से नीचे आएगा तो सघन में आएगा तो ये अभिलंब खींच दिया तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। फिर जो है फिर प्रकाश की किरण यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके पीछे दो तुलना करें तो विरल होगा, नीचे वाला क्या होगा, सघन होगा, है कि नहीं। विरल होगा, नीचे वाला क्या होगा, सघन होगा। तो फिर प्रकाश की किरण जो है विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। फिर अगर देखा जाए तो ये वाला ये दोनों की तुलना में अगर करें तो ऊपर वाला विरल, नीचे वाला सघन, क्योंकि नीचे आने पर घनत्व बढ़ रहा है तो ऊपर की अपेक्षा नीचे वाला जो माध्यम होगा सघन होगा, ऊपर वाला विरल होगा, है ना। तो फिर प्रकाश की किरण जो है ना विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना प्रकाश की किरण जो होता है, प्रकाश की किरण जब हमारी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इस तरह से क्या होता है, कई बार प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है जिसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, है ना। वही चीज़ लिखा हुआ है कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल से होकर पृथ्वी पर आती है तो वायुमंडल में प्रकाश की किरण का कई बार अपवर्तन होता है। प्रकाश की किरण का क्या होता है, कई बार, है ना, क्योंकि कहीं पर विरल है, कहीं सघन है, नीचे आ रहे हैं तो लेयर कई बार लेयर है ना बटा हुआ है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, अंतःमंडल, इस तरह से। तो कहीं पर सघन, कहीं पर विरल, कहीं पर सघन होगा। तो प्रकाश की किरण का वायुमंडल में कई बार अपवर्तन होता है जिसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, है ना। जब सूर्य का प्रकाश हमारी वायुमंडल से होकर गुजरती है तो पृथ्वी पर जब है ना, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है तो प्रकाश की किरण का वायुमंडल में कई बार अपवर्तन होता है जिसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारी वायुमंडल में, हमारी प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटती है। जैसे हमें देखे होंगे कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं किसके कारण। तो तारे जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारे
टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दूसरा सवाल, सूर्य उगने के 2 मिनट पहले और 2 मिनट सूर्य डूबने के 2 मिनट बाद, सूर्य उगने के जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने से पहले ही हमें 2 मिनट पहले हमें दिखाई देने लगता है सूरज, और सूर्य डूबने के 2 मिनट बाद तकला डूब जाता है, फिर भी हमें सूर्य जो है ना बाद तकला दिखाई दे देते रहता है। ये भी किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इन दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे बढ़िया से। चलिए देखते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ना प्रकाश की किरण विरल से सघन, फिर विरल से सघन में, तो इस तरह से जो है ना प्रकाश की किरण जो है, देखिए हम लोग इस तरह से विरल से सघन, विरल से सघन, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो प्रकाश की किरण जो है ना बिल्कुल जो है ना यहाँ से मुड़ते मुड़ते पूरा यहाँ से मुड़ जाएगा इस तरह से, है ना, इस तरह से, जहाँ पर जो है ना अपवर्तन के कारण ही तारे जो होता है ना, आसमान में जो तारे हमें दिखाई देता है वायुमंडल में, वह वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए इसका कैसे होता है, तारों से जो प्रकाश आएगा तो विरल से सघन, विरल से सघन में आएगा, तो इस तरह से जो है कई बार अपवर्तन होकर के जो है ना यह किरण जो है इस तरह से मुड़ जाएगी। लेकिन देखने वाले को लगेगा क्या कि तारे क्या हैं? सामने हैं। तारे क्या दिखेंगे? सामने, यानी वास्तविक ऊंचाई, तारे रियल में यहाँ पर होता है लेकिन तारे हमें यहाँ पर दिखाई देता है, और वो भी किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग समझते हैं तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कैसे? 2 नंबर में पूछ लेता है सवाल। इस साल 2025 में भी सवाल आया हुआ था कि तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं। टिमटिमाने का मतलब है तारे का लाइट कभी हमें ज़्यादा दिखाई देता है और कभी कम दिखाई देता है ना। तो देखिए जब हम तारों को देखते हैं तो हमें तारों का चमक कभी कम कभी ज़्यादा दिखाई देता है, इसे ही तारों का टिमटिमाना कहते हैं। अब तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो इसको समझिए, तारे बहुत दूर होते हैं, तारे देखें हम बहुत दूर होता है, और इसीलिए तारों से हमें प्रकाश की बिंदु स्रोत आती हुई प्रतीत होते हैं। जैसे लगता है कि प्रकाश जो है ना सिर्फ एक किरण मात्र आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं, किरणों का समूह के रूप में आता है ना, किरणों के समूह के रूप में आता है। तारे बहुत दूर होने की वजह से हम लोग को ऐसा लगता है कि प्रकाश जो है बिंदु स्रोत जैसा आता प्रतीत होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे किरणों का समूह आते हैं, और इसके पथ में थोड़ा सा भी अगर विचलन होगा तो हमें तारे कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है। अगर हम लोग जानते हैं कि इस चीज़ को देखने के लिए प्रकाश इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग जानते हैं वायुमंडल में प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो रहा है, तो ऐसा होता है कि मान लिया जाए प्रकाश की जो तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं, तो मान लिया यहाँ से जो है ना 100 किरण जो है ना, तारों से 100 किरण आ रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है हमें तारे, यानी जो अपवर्तन की वजह से जो है ना 100 में से हमारी आंखों के पास जो है ना 80 प्रकाश की किरण आया, तो 80 जब आया तो 80 आएगा तो कुछ हमें तारे, क्योंकि 80 किरण आ रहा है तो कुछ कम ही हमें लाइट दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 20 ही इसका किरण हमारी आंखों में आता है तो और कम दिखाई देगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि संपूर्ण प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो जाए, इधर उधर मुड़ जाता है ना, और इस वजह से हमें कभी तारे दिखाई नहीं देता, आंखों से ओझल हो जाता है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि तारे हमें बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 100 के 100 किरण हमारी आंखों के पास आ गया तो हमें ज़्यादा तारा जो है ना चमकीला दिखाई देता है। तो इस तरह से हमें तारे जो है ना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसके पथ में थोड़ा सा भी विचलन होता है तो प्रकाश अपवर्तन के कारण हमें तारे झिलमिलाते या टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, 2 मार्क्स में आएगा। तो अब सूर्य उगने के 2 मिनट पहले एवं डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है ना? सूर्य उगने के 2 मिनट पहले, तो सूर्य हमें पता कैसे चलता है कि उगता है? तो देखिए जो क्षितिज, यानी कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर जो रहते हैं, तो इसके सामने से अगर जो है ना, जब इस क्षितिज के सामने अगर सूर्य आ जाता है, क्षितिज के सामने जब सूर्य आ जाता है तो हमें लगता है ना, हमें सूर्य जो है ना, सूर्य दिखाई देता है, तो लोग कहते हैं सूर्य उग गया। लेकिन अगर क्षितिज से नीचे रहेगा तो सूर्य अभी हमें दिखाई नहीं दे,
ना, क्योंकि अभी डूबा हुआ है। क्षितिज से नीचे रहेगा तो हमें हमारी आंखें वहां तक पहुंच नहीं पाती है। क्षितिज से जब नीचे, क्योंकि क्षितिज यानी मैंने सामने है ना, जब हम लोग पृथ्वी के सतह के सामने अगर आएगा सूर्य तो हमें दिखाई देगी, यानी क्षितिज के सामने रहेगा तो। लेकिन अगर नीचे रहेगा तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अपवर्तन के कारण, अभी मैंने सीखा है कि जब सूर्य का प्रकाश जब इस तरह से आएगा तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण जो है ना, प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन देखने वालों को कैसा लगेगा कि सामने से जो है ना सूर्य जो है ना सूर्य सामने है और इससे हमें लाइट आ रही है। क्यों अपवर्तन के कारण जो है ना प्रकाश की किरण इस तरह से मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है ना। देखिए इस तरह से, जहाँ पर तारे था वहाँ पर तारा नहीं दिखा रहे, तारा वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक गहराई से ज़्यादा ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि अपवर्तन के कारण जो है ना इस तरह से हमें दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और यहाँ पर भी प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है कि क्योंकि सूर्य उगने से पहले यानी डूबता है, तो यानी सूर्य उगने के से पहले, यानी उगने से अभी उगा नहीं है, मतलब क्षितिज के नीचे ही है, और डूबने के समय भी यही होगा। सूर्य जो है उगने और डूबने, जब सूर्य डूब जाएगा तो क्षितिज के नीचे चल जाता है, और सूर्य अभी उगा नहीं है तो अभी क्षितिज के नीचे ही रहेगा। लेकिन उगने से पहले ही हमें दिखाई देगी, क्षितिज के ऊपर होने से पहले, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही है इसकी किरण जो है ना, हमें लगता है कि ऊपर, यानी कुछ ऊपर दिखाई देगा सूरज अपवर्तन के कारण। जैसे जिस तरह से तारे हमें वास्तविक ऊंचाई से जो है ना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो इस तरह से हमें सामने से प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है। तो ये भी जो है ना, यानी सूर्य उगने से 2 मिनट पहले और सूर्य डूबने से 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देती है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं कैसे, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। और सूर्य उगने के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ से सवाल आता है तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग आगे के जो है ना चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, तो वर्ण जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, आगे क्या पढ़ना है, वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रिज्म इसे अभी 7 रंगों में विभक्त कर देते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। यानी वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। यानी 7 रंगों में जब श्वेत प्रकाश जो है, जब प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त होना, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है ना, प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में क्या हो जाती है, प्रिज्म इसे 7 रंगों में विभक्त हो कर देती है। यानी हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, तो ये प्रिज्म इसे क्या कर देता है, 7 रंगों में विभक्त कर देता है। यहाँ पर कितने रंग हैं, 7 रंग, दिखाई नहीं गया है ना। इस तरह से 7 रंग होते हैं। कौन कौन 7 रंग होते हैं, तो 7 रंग का ट्रिक्स है बैजानी पीनाला, बै से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रिज्म इसे अभी 7 रंगों में विभक्त कर देते हैं, इसे ही वर्ण विक्षेपण करते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है, यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसको प्रमाणित किया था कि, है ना, किसी को लगा कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग ही नहीं होते हैं बल्कि प्रिज्म से 7 रंग निकल रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा था। इसलिए न्यूटन ने इसको क्या किया, प्रमाणित करने के लिए कि प्रिज्म से निकल रहा है 7 रंग, कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसे प्रमाणित करने के लिए न्यूटन ने एक प्रयोग किया। इन्होंने 2 प्रिज्म लिया और एक पर्दा लिया, और इस तरह से दोनों प्रिज्म को जो है ना, दोनों प्रिज्म का जो आधार है, आधार को एक दूसरे से समानांतर रखा। ये जो आधार है प्रिज्म का, क्या है, आधार, प्रिज्म के आधार को, दोनों प्रिज्म के आधार को जो है ना एक दूसरे से क्या रखा, समानांतर रखा, है ना, समानांतर। और जब श्वेत प्रकाश को पहले प्रिज्म से होकर गुजारा तो यह 7 रंगों में विभक्त कर दिया प्रिज्म, और पुनः ये 7 रंग को जो है
दूसरे प्रिज्म से होकर गुजारा तो पर्दा पर हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त हुआ, जिससे प्रमाणित हुआ कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, न कि प्रिज्म में 7 रंग बना रहा था। क्योंकि अगर यहाँ पर 7 रंग प्रिज्म अगर निकालता तो प्रिज्म जो है यहाँ से श्वेत प्रकाश नहीं आना चाहिए था, बल्कि यहाँ से 7 रंग आना चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 7 रंग पुनः जो है ना मिल करके श्वेत प्रकाश देता है। इससे प्रमाणित होता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, न कि प्रिज्म जो है ना 7 रंग बना रहा था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो है इसमें नोट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा सूचित करते हैं, और तरंगदैर्घ्य का जो है एसआई मात्रक जो तरंगदैर्घ्य को लैम्डा सूचित करते हैं तरंग के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार के तरंग ही होता है, तो तरंग के द्वारा तय की गई दूरी को ही बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, जिसको लैम्डा सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर या एंगस्ट्रम भी होता है। याद रख लेंगे कि 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10⁻⁻10 मीटर ना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻10। तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य जो होता है किस रंग का होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का होता है। और जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, यानी वो कम जो है ना वो रंग कम चितराएगा। तो यहाँ देखिए विचलन जो है ना जिसका ज़्यादा, यहाँ पर बैगनी रंग का विचलन ज़्यादा हुआ है, यानी मुड़ना ज़्यादा कौन किरण मुड़ रहा है, बैगनी। और सबसे कम कौन किरण मुड़ रहा है, लाल रंग, है ना। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का। ये विचलित ज़्यादा होता है, बैगनी रंग ज़्यादा विचलित होता है ना। क्योंकि जिस तरंगदैर्घ्य किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है कम होता है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम उसका विचलन अधिक होगा, वो ज़्यादा मुड़ेगा, है ना। और लाल रंग जो का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, जिस वजह से कम ये विचलित होता है। और इसी वजह से जो है ना लाल रंग दूर से ही दिख जाता है, क्योंकि इसका विचलन कम होता है। इसलिए रेलवे सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, बैगनी का नहीं, क्योंकि बैगनी हमें दूर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन लाल रंग हमें दूर से दिखाई देगी। आगे देखिए कुछ रंग के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि जो लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग को प्राथमिक रंग बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक रंग किन किन रंगों को बोलते हैं, लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं, है ना। कि और इसी प्राथमिक रंग के मिलने से द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। कौन कौन द्वितीयक रंग है, पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला, मोर वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं द्वितीयक रंग बोलते हैं, द्वितीयक रंग बोलते हैं। क्योंकि ये प्राथमिक रंगों से ही मिलकर बना होता है। लाल और हरा रंग के मिलने से पीला बनता है, हरा और नीला के मिलने से पीकॉक नीला, और लाल और नीला के मिलने से मैजेंटा बनता है। अगर तीनों कलर को मिला दें, क्वेश्चन आएगा लाल, हरा, नीला के मिलने से कौन कलर बनता है, तो व्हाइट कलर बनता है। या पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला को मिलाने से भी, तीनों को अगर मिला देंगे तो भी व्हाइट बनेगा। देखिए इस तरह से लाल, हरा, नीला को मिलाएं तो कौन कलर, और पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला मिलाएंगे तो व्हाइट बनता है। अब आगे जो है पढ़ना है वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। तो स्पेक्ट्रम या वर्णपट क्या है, वर्ण मने हो गया रंग, और पट मने होता है पट्टी, यानी 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी होता है उसी को बोलते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम है क्या, तो 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी है। अब ये कैसे प्राप्त होता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो निर्गत किरण जब पर्दा पर उतारा जाता है तो 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। जो है हमें दिखाई दे रहा है इस तरह से श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो यह भी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इसी 7 रंगों को इस पर्दा पर जो है ना पर्दा पर उतारा जाता है तो हमें 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम लोग आगे इसके बाद पढ़ते हैं।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्रांति कोण आगे पढ़ना है। वह आपतन कोण, क्रांति कोण किसको कहते हैं? तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान समकोण के बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं क्रांति कोण। वह आपतन कोण यानी वह आपतन कोण जिसके लिए, जैसे लाल वाला देखिए, ये प्रकाश की किरण जो है ना, आपतन कोण जो है जिसके लिए, वह जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करती है कि उसके लिए आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान समकोण के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आई है और आर का मान अगर 90 डिग्री के बराबर है तो उस आपतन कोण को ही क्या कहते हैं? आपतन कोण को क्रांति कोण, जिसको कोण सी से सूचित करते हैं, है ना, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, है ना, इस तरह समझेंगे, जिसके लिए वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए? अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री हो जाए। वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उस कोण को क्रांति कोण कहते हैं। यानी आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है ना। आगे देखेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांति कोण किस लिए जरूरी है पढ़ा गया? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, है ना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, है ना, जिस तरह से ब्लू वाला जो है ना प्रकाश की किरण को देखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करती है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है। देखिए ये लाल वाला किरण जो है इससे सतह पर ही आ गया है। जब अगर थोड़ा सा अगर अभी आपतन कोण अगर बढ़ाते हैं तो पुनः जो है ना पहले वाली माध्यम में, यानी कि परावर्तन का नियम पड़ा था कि जिस माध्यम प्रकाश जाती है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ही होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करता है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तब अपवर्तित किरण परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करता है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाएगा, है ना। इस आपतन कोण के लिए है अपवर्तन कोण का मान 90 के बराबर है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी अगर अपवर्तन कोण का मान अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो पुनः पहले वाले माध्यम में आ जाएगा। तो थोड़ा सा भी अगर है ना, इस थोड़ा सा भी जो है ना अपवर्तन कोण को क्या करते हैं? अपवर्तन कोण को बढ़ाते हैं, है ना। थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, तो अपवर्तन कोण बढ़ते ही जो है ना यहाँ पर आपतन कोण बढ़ते ही अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा, तो पुनः पहले वाले माध्यम में क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। तो इसी घटना को बोलते हैं, अपवर्तित किरण क्या होता है? परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी कई घटनाएं घटती है, जैसे हीरा चमकीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन आएगा, हीरा चमकीला दिखाई देता है किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल के बुलबुले चमकीला दिखाई देता है, देखा होंगे कि जल के अंदर बुलबुले बन रहा है, वो भी चमक रहा है, तो वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। गर्मी के दिनों में देखे होंगे मरुस्थल में जो है ना पानी जैसा दृश्य दिखाई देता है, लेकिन रियल में पानी नहीं होता है। और सड़क पर भी आप देखेंगे, गर्मियों के दिनों में आप दूर से देखेंगे सड़क पर तो आपको लगेगा कि रोड पर पानी जमा हुआ, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। वो भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष भी बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, लेकिन इंद्रधनुष जो है सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही नहीं बल्कि अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण साथ में होता है। देखिए अब यहाँ आगे पढ़ना है इंद्रधनुष, रेनबो। इंद्रधनुष आप लोगों ने देखा होगा, जब बारिश होता है तो उसके बाद जो है सूर्य के विपरीत डायरेक्शन में, सूर्य जिधर से उगा हुआ रहेगा उस साइड आपको इंद्रधनुष नहीं दिखेगा बल्कि विपरीत डायरेक्शन में दिखेगा। तो देखिए जब श्वेत प्रकाश जो है ना, जब बारिश होने के बाद ही इंद्रधनुष आपको दिखाई देगा, बारिश होने से पहले नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बारिश होता है ना तो आसमान में बहुत सारे जो है ना वर्षा की बूंदे होता है और वो प्रिज्म के जैसा भांति कार्य करता है वर्षा की बूंदें। तो जब श्वेत प्रकाश जो है वर्षा की बूंदों से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश जो है ना ये 7 रंग में, वर्षा की बूंदें जो है, वर्षा की बूंदों को जो है ना श्वेत प्रकाश को ये वर्षा की बूंदें 7 रंगों में विभक्त कर देती है। 7 रंगों की एक हमें रंगीन अर्धवृत्ताकार पट्टी, 7 रंगों की हमें एक अर्धवृत्ताकार पट्टी हमें दिखाई देता है आसमान में, है ना। 7 रंगों की रंगीन पट्टी जिसको इंद्रधनुष कहते हैं। इस तरह से ये जो है ना वर्षा की बूंदें हैं,
वर्षा की बूंदें, है ना। तो देखिए इस प्रकार श्वेत प्रकाश वर्षा की बूंदों से गुजरता है तो ये प्रिज्म के जैसा भांति कार्य करता है। और हम लोग जानते हैं प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इस तरह से पुनः जो है ये परावर्तन होता है और दो बार अपवर्तन होता है और एक बार परावर्तन। इस तरह से जब कोई आंख लगा के व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा कि, है ना, इधर सूर्य है, सूर्य इधर है, लेकिन उसके विपरीत डायरेक्शन में हमको लौकेगा क्या, इंद्रधनुष हमें बना हुआ दिखाई देगा इस तरह से उस साइड में। और इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। जब प्रकाश की किरण का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, जब प्रकाश की किरण का जो है ना वर्षा की बूंदों के द्वारा 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो हमें प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। और जब 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन हुआ, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष का जो 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी होता है वो ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, और द्वितीयक जब इंद्रधनुष बनता है तो उसमें वो कम चमक उसमें कम होता है। तो इंद्रधनुष जो है अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्णांतरिक परावर्तन तीनों घटनाएं जो है ना इंद्रधनुष में होता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें जो होता है वर्ण विक्षेपण, जिस वजह से 7 रंगों की हमें रंगीन पट्टी दिखाई देता है ना। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे हम लोग को देखना है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है ना, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, आता है पृथ्वी पर, तो वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे धूल कण होते हैं। तो उन धूल कणों से प्रकाश टकराकर भिन्न भिन्न डायरेक्शन में क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न डायरेक्शनों में परावर्तित हो जाता है, जिसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस तरह से इसको देखेंगे, यानी कि जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं। उन सूक्ष्म कणों से टकरा करके जो है ना, छोटे छोटे कणों से प्रकाश टकरा कर भिन्न भिन्न डायरेक्शनों में छितरा जाता है, फैल जाता है, जिसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे इस तरह से दिखाया गया, आपतित किरण वायुमंडल से होकर गुजर रही है। इस वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे। इन कणों से प्रकाश टकरा करके जो है ना, ये जो है ना प्रकाश टकरा करके भिन्न भिन्न डायरेक्शनों में क्या हो गया, छितरा जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके कारण घटने वाली घटनाएं क्या क्या है, तो टिंडल प्रभाव, है ना। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित। क्वेश्चन आएगा टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, प्रकाश का प्रकीर्णन से। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, देखेंगे आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, वो किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उगते एवं डूबते समय, जब सूर्य उग रहा होता है या डूब रहा होता है तो हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, ज़्यादा लाल दिखाई देता है। दोपहर के अपेक्षा दोपहर में श्वेत या पीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों दिखाई देता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं टिंडल प्रभाव को, है ना। यानी सूर्य उगते समय और डूबते समय भी जो है ना लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण ही। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण ही, और टिंडल प्रभाव भी प्रकीर्णन के कारण ही। चलिए क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछता है कि टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, प्रकाश का प्रकीर्णन से। इसमें क्या होता है, एक वैज्ञानिक टिंडल थे, उन्होंने बताया, है ना, कि जब श्वेत प्रकाश को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारते हैं ना, कोलाइडी विलयन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे दूध हो गया, धूलकण भी हो गया, कुहासा हो गया, ये सभी जो होता है ना, धूलकण, ये सभी जो है कोलाइडी विलयन ही होता है। जैसे देखोगे कोई अगर पुराने घर में जाते होंगे, अगर खिड़की उड़की होगा, उससे जब प्रकाश आता हुआ तो हम लोग प्रकाश का पथ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना, कि धूलकण उड़ रहा है, तो कोलाइड ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो कोलाइडी विलयन से होकर जो गुजरता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें प्रकाश का गति पथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रकाश जो गति कर रहा होता है, किधर से आ रहा होता है, खिड़की से अगर आ रहा है लाइट तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसे ही बोलते हैं इस घटना को ही बोलते हैं टिंडल प्रभाव। इस तरह से कोलाइडी विलयन है, और कोलाइडी विलयन से जब सूर्य के प्रकाश श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश जाने से इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर हमें गति पथ जो है ना, प्रकाश का गति पथ हमें स्पष्ट रूप से दिखा देता है। इसी घटना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं नीला रंग का जो है ना तरंगदैर्घ्य कम होने की वजह से इसका ये ज़्यादा विचलित होता है, फैल जाता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने की वजह से इसकी ये विचलित कम होता है, और नीला रंग ज़्यादा विचलित होने की वजह से जो है ना हमें आसमान नीला दिखाई देता है।
सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो देखिए यहाँ पर जब सूर्य उग रहा होता है ना, तो पूरब में होता है, और डूब रहा होता है तो पश्चिम में होता है। तो जब सूर्य जो है होता है, जब सूर्य जो है पूरब या पश्चिम में होता है ना, तो पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर होता है ना। और जब ज़्यादा दूरी पर होगा तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो किरणें जो होता है ना, ज़्यादा दूरी यानी कि धूल कणों से होकर गुजरता है, और जिस वजह से जो है बाकी जो रंग जो होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होने की वजह से जो है, लाल की अपेक्षा सारे रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने की वजह से जो है ना, सूर्य उगते डूबते समय जो है ना ज़्यादा दूरी पर होता है पृथ्वी से, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दूरी तय कर करके पृथ्वी के पास आना पड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ज़्यादा दूरी तय करने की वजह से जितने भी रंग का जो तरंग दैर्घ्य कम होता है, लाल के नीचे जितने भी तरंग दैर्घ्य सबका कम होता है, वो सभी छोटे छोटे धूल कणों से टकरा कर इधर उधर जो है ना परावर्तित हो जाता है। लेकिन लाल रंग जो है तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने की वजह से लाल रंग ही हमारी पृथ्वी पर आ पाता है, सिर्फ लाल रंग। इस वजह से हमें उगते और डूबते समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। तो चलिए जो है, और ये भी जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो चलिए हम लोग ने ये पूरा जो है फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जो मानव नेत्र था, इसको हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। ये कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो ये चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ऐसे ही जो है इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, आसानी से समझने के लिए इस चैनल को अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।